Hello students, welcome to the lecture 3 of chemistry in board booster course बच्चे। तो आई होप आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं और उन क्वेश्चंस जो मैंने मैम ने आपको कराए हैं, मैम ने जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपने अच्छे से बेटा प्रैक्टिस किए हैं। लास्ट क्लास में हम नर्स्ड इक्वेशन को स्टार्ट कर चुके थे, कैसे नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करना है हम उस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज बच्चे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स देखे एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उन कमेंट्स को अप्लाई करने की कोशिश करूं बेटा। जैसे कि मैंने देखा कुछ बच्चों ने बोला कि मैम जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो बेटा इसको इंटरेस्टिंग बनाने का जिम्मा मैम का है। तो मैम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको हर टाइम पे इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहें। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैम बढ़ा चुकी हैं, इनफैक्ट मैं जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करा रही हूं। और मेरी एडवाइस यही होगी कि हर लेक्चर के बाद में आप एनसीईआरटी में से उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बेटा वो आप ट्राई करें, क्योंकि इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। हमारे पास जो टाइम है बेटा उसके अंदर मैं आपको टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था दैट वाज मतलब एडवाइस मान लेते हैं हम, जो आपने मुझे बोली थी कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस मत कराओ, मैम लॉन्ग क्वेश्चंस कराओ। तो बेटा अगर मैं एमसीक्यू भी लिख रही हूँ तो है तो लॉन्ग क्वेश्चन ही ना। अगर मैम ने आपको बोला दैट यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ और मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, तो क्या बात है, एक्चुअल में तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना। यस, तो उससे क्या फर्क पड़ा, अगर ऑप्शंस हटा दोगे तो वो आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, स्टिल आई विल ट्राई कि मैं ऑप्शंस ना दूं आपको और आप खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड आई नो बच्चा कि फुल कंप्लीट जो है आपका टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आएगा। तो डोंट वरी, मैं एमसीक्यू की तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा नहीं रही हूं। आई एम ट्राइंग कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। ओके यस, तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ दी चीजें कर ली हैं। बाकी अब रिकॉर्डेड में बेटा इंटरेस्टिंग बनाना है तो थोड़ा सा आपको मैम को सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा मैम ट्राई करेंगी थोड़ा फनी रहे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। ओके तो चलो यार आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नर्स्ड इक्वेशन के बारे में बेटा। उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम पढ़ेंगे गिब्स एनर्जी के बारे में। गिब्स एनर्जी क्या है इस सब के बारे में पढ़ने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं दैट इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो यार फ्री में आते हैं, राइट? यस, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास चीज है बेटा, ये मैं आपको डिस्कस करवा चुकी थी कि नर्स्ड इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम में जो आप रिएक्शन कोशेंट स्टडी करते थे वो अप्लाई होता है। तो मैं आपको उसको अप्लाई करना सिखा देती हूं एक बार, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इमेजिन बच्चे दैट यू हैव अ रिएक्शन जिसमें ए प्लस बी रिएक्शन है जो आपको दे रही है सी प्लस डी और डी। जहां पर बेटा जो स्मॉल ए बी सी एंड डी है वो एक्चुअल में क्या है, वो आपके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऐसी रिएक्शन होती है तो इक्विलिब्रियम जब होता था तो यहाँ पे मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से बना होता था। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या समझना है बेटा, रिएक्शन कोशेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज क्यू, ये आपका रिएक्शन कोशेंट है एंड दिस इज गिवन एज जो भी कॉन्सेंट्रेशंस है आपके प्रोडक्ट्स की, तो मैम ये प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस हैं रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बेटा। तो यहां पर सी आ जाएगा, यहां डी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स। तो यहां पर बेटा आपका ए आ जाएगा और उसकी स्टोइशियोमेट्री ए आ जाएगी, और ये मैम ए आ गया है यहां पर, और ये बी हो जाएगा एंड इसकी स्टोइशियोमेट्री बी हो जाएगी। तो बेटा ये है आपका रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, यस मैम रिएक्शन कोशेंट क्लियर हो गया। तो बेटा अब नर्स्ड इक्वेशन के अंदर हमें इसे अप्लाई करना है। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है वो मैम आपको बता दे रही हैं। इनफैक्ट मैम ने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। नर्स्ड इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, हम नर्स्ड इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं बेटा, नर्स्ड इक्वेशन तब अप्लाई की जाती है जब आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है यानी कि आपका जो ई होगा वो ई ऑफ सेल होगा, ई नॉट नहीं होगा। ई नॉट तो स्टैंडर्ड के लिए होता है, एसएटीपी कंडीशंस के लिए होता है। तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। तो ये बेटा आपकी नर्स्ड इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम इसमें ये सारी चीजें क्या है, नहीं समझ आ रही। तो मैं हूं ना, मैं आपको हेल्प करने वाली हूं यहां पर। मैम जो ई ऑफ सेल होता है दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल
ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल है कोई भी टेम्परेचर कोई भी और कंडीशन पे। अगर मैम आप ई नॉट ऑफ सेल की बात करोगे तो वो स्टैंडर्ड ईएमएफ है मैम सेल का। क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, अगर मैम आप मुझसे पूछोगे कि एन क्या है, तो मैम जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। स्पेलिंग सही लिख रही हूं ना, बस देखते रहना, मेरी इंग्लिश बड़ी बर्बाद है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज लॉग ऑफ क्यू बेटा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यू क्या है भाई? क्वेश्चन है क्यू जो है वो है रिएक्शन कोशेंट। कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो बेटा ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई, और मैंने आपको क्यू तो कैलकुलेट करना सिखाया ही था। अगर आप इस क्यू को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो तो क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं मैम, ई of cell will be equal to E naught of cell minus 0.059 upon n log C power C D power D divided by A power A, और यहां पर आ जाएगा B power B। क्लियर है? यस। तो बेटा बस वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमेशा मोलैरिटी में होती है। अगर मैम कोई गैस होती तो बेटा वो प्रेशर होता उस गैस का, और गैस जो प्रेशर होता है वो हमेशा किस में होता है? एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर है? यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि मैम ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई ई नॉट ऑफ सेल भी हमें कैलकुलेट करना आता है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर लिखवा देती हूं, नर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो कहां कहां अप्लाई हो सकती है बेटा? वो फुल सेल रिएक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। फुल सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन क्या होता था? जिसके अंदर जब एक ऑक्सीडेशन हो रहा होता था, एक रिडक्शन हो रहा होता था, आप इलेक्ट्रॉन्स को काटते थे, ऐड करते थे, तो आपको एक नेट सेल रिएक्शन मिलती थी। तो नेट सेल रिएक्शन बोल दो या फुल सेल रिएक्शन बोल दो, आप उसके अंदर ईएमएफ ये नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप नेट सेल रिएक्शन में अप्लाई करते हैं तो जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है मैम? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ओके, ये भी लिख दे, बिल्कुल लिख देते हैं ताकि आपको कोई इशू ना रहे। कोई भी इशू नहीं चाहिए मुझे मेरी बच्चा पार्टी के लिए। ई नॉट ऑफ आर ऑफ सी जो होगा मैम वो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है बेटा, सिमिलरली ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड क्या हो जाएगा बेटा? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। किसका? एनोड का। कोई इशू? कोई इशू नहीं। अगर मैम आपने फुल सेल तो बता दिया, और कहां अप्लाई होता है बेटा? एक और अप्लाई होता है विच इज योर हाफ सेल रिएक्शन। तो यानी कि जो आप हाफ सेल रिएक्शन लिखते हो ना, यानी कि हाफ सेल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ मैम? जो एक रिएक्शन या तो एनोड पे हो रही होती है यानी कि ऑक्सीडेशन, या तो कैथोड पे हो रही होती है यानी कि रिडक्शन। हाफ सेल रिएक्शन के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना? यस। तो आप नर्स्ट इक्वेशन को उसके ऊपर अप्लाई करके भी ई ऑफ सेल निकाल सकते हो। उस हाफ सेल का जो भी ईएमएफ आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल ये इक्वेशन लगानी है, और जो ई नॉट होगा वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड है तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। उसके लिए फिर आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस मैम इतना सा तो था, यही है बेटा नर्स्ट इक्वेशन। अगर ये समझ आ गई तो सारी कहानी क्लियर है। ठीक है, चलो इतना क्लियर है मैम। अब बढ़ते हैं हम आगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो पहले इस क्वेश्चन को ही करते हैं और मैं आपको दिखाती हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट फॉर हाफ रिएक्शन। ओके, और आपको ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करना है देखो बेटा। मैम अगर आपने ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है यानी कि मुझे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अगर आप खुद करना चाहते हो तो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना और फिर ट्राई कर लेना। अब देखो, अगर मुझे ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो ई ऑफ सेल जो होता है वो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06। बेटा जो 0.059 होता है ना, उसको मैम ने राउंड ऑफ करके 6 ले लिया क्योंकि मुझे मेरी कैलकुलेशन आसान करनी थी। कर सकती हूँ ना? कर सकते हो मैम। तो इसको बेटा n से डिवाइड कर दो और यहां पे लिख दो log q। अगर आप इस रिएक्शन का q देखोगे तो क्या आएगा मैम? q जो होता है वो होता है
प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है भाई, Zn2+ और Fe क्या है, सॉलिड है। और मैंने बताया था कि जब प्योर सॉलिड होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, लेनी नहीं होती बेसिकली। तो मैम आप यहां पे लिख दो सिर्फ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि Fe जो है वो सॉलिड स्टेट है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। इधर देखो कौन सा है आयन, मैम Fe2+ वाला आयन है, जिंक तो सॉलिड है, यस। तो यानी कि बेटा डिवाइड में भी तो Fe2+ ही आएगा सिर्फ, इंटू 1 हो जाएगा, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सबके ही 1 है, क्लियर। तो बेटा ये आपके Q की वैल्यू हो गई। अब आप क्या करो, यहां पे पुट कर दो। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू भी तो निकालनी है, कैसे निकालोगे? आई नो मेरी बच्चा पार्टी के दिमाग में आ गया है कि मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होता है। आप इसमें देख लो कि ये क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है बेटा, Fe2+ था, Fe हो गया। तो यानी कि मैम अगर हम यहां पर रिएक्शन लिखें, कौन से कलर से लिखते हैं मैम, Fe2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो Fe बना सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो की इस साइड है, तो यानी कि ये क्या है बेटा, दिस इज योर दिस इज योर रिडक्शन। तो मैम ये मेरा रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो मैम ये मेरा कैथोड है, राइट बेटा, यस। तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्लियर हो गया मैम, 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। अगली बात देखो भाई, अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, जिंक जो है वो कहां जा रहा है बेटा, Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैम इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेटा ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया है यार, मुझे होली खेली है ना थोड़ी सी देख रहे हो डेडिकेशन लेवल, मैम आपके लिए लेक्चर आज भी लेने आई है, होली खेल के भी, देख रहे हो आप यार, आप लोग इतने अच्छे हो कि आपके लिए ऑब्वियसली इतना करने का मन करेगा, ठीक है। तो ये Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैम ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मैम ये आपका एनोड होगा। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, मैम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो बेटा आपके यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मैम हमने N की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, 2, Q भी फाइंड आउट कर लिया, N भी फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करने के लिए रह गई, विच इज योर E0 ऑफ सेल। मैम E0 ऑफ सेल आपने हमें सिखाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, E0 of cell is equal to E0 reduction potential of cathode minus E0 reduction potential of anode, ठीक है। अब देखो दोनों क्वेश्चंस, अगर आप ये दोनों चीजें देखोगे ना बेटा, तो आपका रिडक्शन कहां हो रहा है मैम, रिडक्शन जहां हो रहा है वो हमारा कैथोड होता है, और वो आयरन वाला है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है बेटा ये आपका कैथोड होगा, ये समझ आ रहा है। और बेटा ऑक्सीडेशन जो है वो जिंक वाले पार्ट में हो रहा है, तो मैम ये मेरा एनोड होगा। बेटा आपको दोनों के ही रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये जो E0 वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, लॉस हो रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन की दी हुई है। आपको रिडक्शन निकालना है, तो आप रिडक्शन कैसे निकालोगे, E0 ऑफ रिडक्शन विल बी इक्वल टू माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली बेटा कैथोड का भी आपको रिडक्शन ही फाइंड आउट करना है, और आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो फिर से क्या हो जाएगा, E0 ऑफ रिडक्शन विल बी इक्वल टू माइनस E0 ऑफ ऑक्सीडेशन विच इज इक्वल टू माइनस 0.41 वोल्ट। कोई इश्यू आया नहीं? तो बस ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है, यहां पे पुट कर देते हैं। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पहले आएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन सा है, नीचे वाला है मैम माइनस 0.41, तो माइनस 0.41, फिर माइनस साइन तो आएगा ही, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड बेटा माइनस 0.76 दिया हुआ है, तो मैम माइनस 0.76 लिख दो। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 0.41 प्लस बेटा 0.76 प्लस क्या आ गया 0.76, तो बस इसको ऐड कर देते हैं। इसको जैसे ही ऐड करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का है, तो यहां आ जाएगा 5, 7 में से 4 गया 3, और प्लस का तो 0.35 वोल्ट जो है बेटा वो आपके E0 ऑफ सेल की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, E0 ऑफ सेल की वैल्यू आ गई। कोई इशू नहीं है यहां तक, यस। तो मैंने ये भी निकाल लिया, मैंने ये भी निकाल लिया, मैंने ये भी निकाल लिया, कुछ बचा नहीं। अब तो E ऑफ सेल निकाल सकते हैं। E0 ऑफ सेल मैम 0.35 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग, आगे देख लेते हैं। आपको जिंक और Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होनी चाहिए थी, यहां पर आ जाएगा जिंक 2+,
और यहां आ जाएगा Fe2+। अब बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशंस तो दे ही नहीं रखी, अगर कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई होती तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता। यस, आपने सारी चीजें निकाल ली हैं, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। नाउ इसी तरीके से आप ई ऑफ सेल कैलकुलेट करा करोगे, ठीक है बेटा। कॉन्सेंट्रेशंस आपको दी हुई होंगी, जैसे कि अगर मैम बोल देती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बना देते हैं खुद से। अगर मैम ने बोल दिया कि आपकी जो Zn2+ है, लेटर से उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक है बेटा। और जो आपकी Fe2+ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां लिख देती हूं, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन लेटर से है 0.1 मोलर, ठीक है। तो बस ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, 0.35 माइनस 0.03 लॉग ये कितना है 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। बस इसको बेटा सॉल्व करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.35। मैम ये -1 ऊपर जाके +1 तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 0.03 बेटा, तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.38 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको लॉग को यूज करना आना चाहिए, अगर लॉग यूज नहीं करना आता तो फिर प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कुछ आइडेंटिटीज मैं आपको लॉग की बता देती हूं। अगर आप लॉग A/B करते हो तो आप उसे log A माइनस log B बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड बोला जाता है log, बेटा ये आई थिंक आप मैथ्स में भी कर चुके हो, इसलिए मैं बहुत फटाफट लिख रही हूँ। log A इज इक्वल टू log A प्लस log B। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ती हैं। log A की पावर x जो होता है वो हो जाता है x log A, ठीक है। तो आप इसको इधर भी ला सकते हो। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है, आइडेंटिटीज होती हैं जो बच्चा पार्टी को यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। यस, तो आप उसको यूज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो अब अगला जो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, व्हाट इज दैट? ये कहता है दैट यू हैव स्टैंडर्ड स्टेट्स। बेटा अगर आपके पास में सारी के सारे स्टैंडर्ड स्टेट्स है, यानी कि मान लो ए भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है और बी भी आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो यानी कि आपके रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू क्या होगी मैम? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। अब सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसको तो 1 ही लेते हैं, तो 1 आ गया। तो आपका जो E ऑफ सेल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा मैम? E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग Q। बेटा Q की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग 1। बेटा लॉग 1 जो होता है वो 0 होता है हमेशा, तो यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। यस, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो दैट E ऑफ सेल जो होता है वो E नॉट ऑफ सेल के इक्वल हो जाता है। कब? जब आपके सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हों वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब बेटा SATP कंडीशंस पे होंगे, तो यानी कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। या फिर वो प्योर सॉलिड या फिर वो प्योर लिक्विड होंगे तो भी तो वो उनकी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट ही तो है। यस, तो जब ऐसा होता है तो आपका E ऑफ सेल जो होता है वो E नॉट ऑफ सेल के इक्वल ही हो जाता है। और इस टाइम पे आप इसको E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। परफेक्ट बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो अब आपको इक्विलिब्रियम सिस्टम दिया हुआ हो तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो मैं अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं आपके सामने। अगर आप यहां पे देखो तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो अगर आप इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात करते हो तो हमेशा याद रखना दैट एट इक्विलिब्रियम E ऑफ सेल जो होता है वो 0 होता है, लेकिन E नॉट ऑफ सेल कभी भी 0 नहीं होता। यानी कि मैम E ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल मेरा 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड EMF होता है ना सेल का वो कभी 0, कभी भी नहीं, ठीक है। तो ये E नॉट ऑफ सेल बेटा कभी 0 नहीं होता है। तो मैम इस टाइम पे हमारी नर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो बेटा लिख लो इसको, आप ही बता सकते हो। E ऑफ सेल E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन N लॉग। बेटा इस बार इक्विलिब्रियम पे याद है Q क्या बन जाता था? K इक्विलिब्रियम
क्यू को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल कह देते थे एट इक्विलिब्रियम, यस मैम। तो बेटा ये आ जाएगा आपका यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, कोई इशू नहीं है, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है ये तो। अब बेटा आपको पता है कि इस पॉइंट पे ये ई ऑफ सेल ये वाला पार्ट तो जीरो है, तो यानी कि जीरो इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, राइट, यस। तो यहां से आपका जो ई, ये माइनस क्यों लगा दिया, ये तो सही है। तो ये अब आप इधर ले आओ, ये जो माइनस वाला पार्ट है उस सारे को इधर ले जाओ, यस मैम। तो क्या बन जाएगा बेटा, ई नॉट ऑफ सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो यानी कि बच्चे यहां से आपको क्या समझ आया कि अगर हम ई नॉट ऑफ सेल इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल को, लेकिन ओनली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यस। इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इक्विलिब्रियम पे ई नॉट ऑफ सेल और के इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन होता है, तो आप ये वाला रिलेशन दोगे। रटना मत, सिर्फ ये सोचना इक्विलिब्रियम है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो ई ऑफ सेल जीरो है, ई नॉट नहीं जीरो हो सकता, और Q को हम के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो मैम अगर ये हो गया तो E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू दिस एंड कैलकुलेशन कर देना। इतनी तो हम कर सकते हैं यार, बहुत बढ़िया। तो आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी को कोई इशू आया, वेरी गुड यार। मैम साइड हो जाती हैं, आप ये लिख लीजिए, लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ करते हैं यार। अगला हमारे सामने एक सवाल आ गया है, तो अब हम सवाल के थ्रू नर्स्ड इक्वेशन को यूज करने का मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अभी आप इसको देखो। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे यार, अब देखते हैं। अगर आप यहां पर देखो तो यू हैव कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड व्हेन जिंक रॉड इज इमर्स्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। अगर मैं आपसे यहां पर जो फर्स्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो ये है बेटा कि अगर आप इस एक इलेक्ट्रोड को देखोगे तो क्या ये आपको नेट सेल रिएक्शन दे सकता है? नहीं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बेटा तो आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास क्या है, जिंक 2 प्लस है, सिर्फ जिंक 2 प्लस है भाई। और अगर आप यहां पे देखो तो आपके पास जिंक ही रॉड है, यानी कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नहीं तो एक और इलेक्ट्रोड होना चाहिए था। तो जब एक ही इलेक्ट्रोड होता है तो मैम यहां पे हाफ सेल रिएक्शन हो रही है, ये मैम हाफ सेल रिएक्शन है। तो इस बार जो हम नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, हाफ सेल पे, ठीक है। तो वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब सुनो बेटा आगे क्या होगा। अगर हम यहां पर देखें तो यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्ड व्हेन जिंक रॉड इज इमर्स्ड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। तो बेटा अब कुछ नहीं दिया हुआ ना कि ये इलेक्ट्रोड कैथोड है या एनोड है, नहीं दिया हुआ। तो फिर आपको क्या समझना है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी कि नहीं? हाँ। तो आपको जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला होता है तो बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ही बोला जाता है। ज्यादातर केसेस के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन जस्ट टू बी सेफ, क्योंकि आपका पूरा का पूरा रिटन एग्जाम है, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखाओ तो आप दोनों ही बताओ कि भाई ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जैसे मैम अभी करेंगी। देखो अब अगर मैं यहां पर जिंक की बात करूं तो मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट दिया हुआ है और मुझे ई ऑफ सेल इसका पूछा है कोई और टेम्परेचर पे, कोई और कंडीशन पे, तो मैं सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लूंगी। जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मुझे जिंक सॉलिड दे देगा। ये बात समझ आ रही है आपको? कोई इशू नहीं है? नहीं मैम, जो बेटा यहां दिया हुआ था मैंने सिर्फ वो चीज लिखी और इसकी वैल्यू मुझे -0.74 दी हुई थी, ठीक है मैम। और मैम हमें ये पता है कि जब आपने कहा था हाफ सेल पे जब हम नर्स्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो जो ई ऑफ सेल होता है दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। मैम अगर मैं इस रिएक्शन के क्यू की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चा? देखो यार
क्यू की बात हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बेटा जिंक सॉलिड है, जब सॉलिड होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 होती है। यस मैम, तो मैम इसको हम 1 ले लेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स में देखो बेटा, रिएक्टेंट्स में आपके पास में जिंक 2+ है, तो जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए और आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो मैम क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन, अब देखो जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अब इसकी बात करते हैं। यू हैव 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ZnSO4। अगर आपके पास में 0.1 मोलर सोल्यूशन ZnSO4 है और ZnSO4 के अंदर Zn2+ आयन भी है और SO4 2- आयन भी है, तो यानी कि मैम जिंक की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी तो 0.1 ही होगी, है ना बेटा। अगर ये पूरा सोल्यूशन आपका 0.1 मोलर है तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन भी तो 0.1 ही होगी। यस, तो बेटा यहां पर आप कहोगे दैट इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई मैम 0.1, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई नॉट ऑफ कैथोड। मैंने बोला था कि यहां पर ई नॉट का मतलब है मैम रिडक्शन पोटेंशियल, तो बेटा यहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यस मैम, ये रिडक्शन ही दिया हुआ है, देखो 2+ से 2 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तो वैल्यू दी हुई है वही को पुट करना है, -0.74 माइनस, बेटा इसको अप्रोक्सीमेट कर लू, 0.06 ले लो मैम, कोई बात नहीं, आप भी क्या याद रखोगे, तो लो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके 0.06 ले लिया। अब मेरा सवाल आपसे है कि n की वैल्यू क्या है। मैम आपने कहा था n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, है ना। मैम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यानी कि बेटा n की वैल्यू होगी 2 log 1/10 की पावर -1। तो सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो, -0.74 -0.03 log 10। log 10 क्या होता है भैया, 1 होता है, हमें पता है ना। यस, तो ये क्या हो जाएगा, -0.74 -0.03, तो ये हो जाएगा -0.77 वोल्ट। तो ये जो है वो आपका ई ऑफ सेल आ जाएगा। और यहां पे इस ई ऑफ सेल को देखकर आप क्या बोल सकते हो, मैम हम ये बोल सकते हैं कि ईएमएफ जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब आपका ईएमएफ नेगेटिव आता है तो यानी कि जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप कैथोड बनाओगे इस इलेक्ट्रोड को तो आपका ईएमएफ जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब कि वो अपने आप होगा ही नहीं। और बेटा ये बात भी सच है, इसका प्रूफ कैसे दूं, जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जिंक जो है वो बहुत ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो ऊपर होते हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो कम होता है। और जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है बेटा वो ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं अपना, वो अपना रिडक्शन नहीं करना चाहते। तो यानी कि जो जिंक वाला पार्ट है ना, ये एनोड बनने में ज्यादा खुशी रखेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये एनोड बनना चाहते हैं। जब ये एनोड बनते हैं तो इनकी ई ऑफ सेल जो आती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन आपने इसको कैथोड बनाया, तभी तो आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज किया था, तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो यानी कि मैम हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, आप अपना आंसर इस तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। यस, तो बहुत बढ़िया। यहां से हमने जो एनालाइज किया है वो भी मैं आपको लिखा देती हूं, दैट सिंस ई ऑफ सेल इज नेगेटिव, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, reaction is non-spontaneous. Zinc being more electropositive should be used as a anode, ठीक है, and not as a cathode. I hope सबको ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आया बेटा तो आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैम साइड हो जाएंगी, उससे पहले मैंने शायद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने को टाइम नहीं दिया था या फिर वीडियो पॉज करने को, तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लो और अगला क्वेश्चन अब ट्राई करो, ठीक है। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है।
मैम का अप्रोच बाद में देखना है, पहले खुद ट्राई करना है, बार बार बोल रही हूं। तो अब मुझे क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। देखो बेटा स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करो भाई। पहले तो मैम मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, तो यानी कि मैम मुझे यहां से सेल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर मेरे को देखना पड़ेगा कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, फिर मैं ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करूंगा, फिर मैम मैं ई ऑफ सेल कैलकुलेट करूंगा। तो बहुत सारे काम है भाई, तो चलो वन बाय वन करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, मैम जब भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन देते हो तो मुझे बहुत क्लियरली पता है कि ये सॉल्ट ब्रिज होता है, और इस सॉल्ट ब्रिज के साइड में यहां पे मैम एनोड होता है, यहां पे एनोड होता है, और यहां पे क्या होता है बेटा, कैथोड। तो दोनों रिएक्शंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एनोड वाली साइड क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहां लिख दो एनोड और कर दो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो मैम जिंक जो है वो जिंक 2+ में जाएगा, और मैम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक, परफेक्ट। आगे देखो, तो अब अगर हम यहां पर कैथोड की रिएक्शन देखें तो भाई कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, चलो लिख लेते हैं कैथोड। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, देखो कैथोड है आपका कॉपर वाला, तो मैम कैथोड में होता है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि बेटा Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉपर सॉलिड। ये आपके दो हाफ सेल रिएक्शंस हो गई। मैम जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नेट सेल रिएक्शन, एंड वी नीड द नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन लिख लो भाई, क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो मैम नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते तो उन्हें कैंसिल करो, तो लो भाई कैंसिल कर दिया। यहां पर नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी जिंक प्लस कॉपर 2+ विल गिव यू कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+। तो ये बेटा आपकी नेट सेल रिएक्शन है, और इस नेट सेल रिएक्शन का आपको क्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट्स में क्या है भाई, जिंक 2+ है, कॉपर तो सॉलिड है वो तो नहीं रखना, तो जिंक 2+ डिवाइडेड बाय मैम रिएक्टेंट्स में देखो सिर्फ Cu2+ है, जिंक नहीं रखना, तो Cu2+। ठीक है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कॉन्सेंट्रेशंस भाई आपको दी हुई हैं, तो इन कॉन्सेंट्रेशंस को लिखना चाहते हो तो लो लिख देते हैं। ऊपर है जिंक 2+, इधर है जिंक 2+, मैम 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। कॉपर 2+ की मैम 0.01 मोलर दी हुई है, तो ये लीजिए 0.01 मोलर। तो अब आपके पास में ना बच्चे काफी गजब चीज आ चुकी है कि आपने क्यों फाइंड आउट कर लिया है। अब नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं तो ई ऑफ सेल जो होता है वो E0 माइनस 0.06 लिख लूं डिवाइडेड बाय n log Q होता है। E0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आपके पास में दोनों के E0 दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लो कि ये क्या है, मैम कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर देता है, और मैम ये वैल्यू 0.34 वोल्ट दी है, तो बेटा ये तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और कॉपर वाला कैथोड ही है, तो यस मैम ये हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द रिडक्शन पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले पे चलो यार, जिंक से जिंक 2+ में देखो मैम, अगर आप जिंक से जिंक 2+ वाले की रिएक्शन लिखोगे तो वो क्या बन जाएगी यार, जिंक से जा रहा है Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो ये दिया हुआ है ना, ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन दिखा रही है ना। यस, तो मैम ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है विच इज 0.76 वोल्ट। तो आपको तो एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो आपको पता है कि E0 रिडक्शन पोटेंशियल विल बी माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन विच इज माइनस 0.76 वोल्ट। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ये क्या है बेटा, जिंक वाला पार्ट आपका एनोड है, तो इसके आगे लिख दो एनोड। ठीक है, तो मैम कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो चलिए ई ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। E0 ऑफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विच इज 0.34। तो मैम 0 पहले E0 ऑफ सेल निकाल दीजिए, 0.34 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रहा आपके पास में विच इज माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। इसको कर लेते हैं सही, 74 प्लस 0.76, ये कितना आ गया, यहाँ पे 1 7 10 10 हो गया, और ये 11 हो गया,
और 2 के बाद पॉइंट है, तो मैम 1.1 वोल्ट जो है वो आपका ई नॉट ऑफ सेल आ रहा है। तो पुट कर दो यार, ये आ गया 1.1 माइनस 0.06। क्या मेरी बच्चा पाठी मुझे बता सकती है कि n की वैल्यू क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज एंड मैम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यानी कि बच्चे n की वैल्यू है 2 log Q क्या आया था देख लीजिए मैम, 0.1 मतलब 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 0.03 log 10, ये तो 1 होता है, तो 1.1 माइनस 0.03 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1.07। 1.07 वोल्ट जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। और मैम क्योंकि मेरे ई ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि रिएक्शन जो है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि जो आपने कैथोड लिया है वो बिल्कुल उसके ऊपर जो भी रिडक्शन कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे वाले के, ठीक है। तो यानी कि आपने बिल्कुल सही कैथोड और एनोड लिए हैं और आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो मुबारक हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। यस बेटा, इसके बाद में ये क्वेश्चन करने के बाद में आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अभी तक अगर आपने लेक्चर सुना होगा और अगर कुछ प्यारे बच्चे जो हैं वो ईयरफोन्स लगाकर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनके ईयरफोन्स खराब हो गए हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ एक ही कान में आवाज आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है? अगर बच्चा आपको ऐसा लग रहा है तो डोंट वरी, आपके ईयरफोन्स बिल्कुल सही हैं, आपको नए नहीं लेने हैं। थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से बिना ईयरफोन के अगर आप सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल सही सुनाई दे रहा होगा, बट अगर ईयरफोन्स के साथ सुन रहे हो तो पक्का आपको एक साइड आवाज आ रही है, दूसरी साइड आवाज नहीं आ रही। वो कोई टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, आपके ईयरफोन्स बिल्कुल सही हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। यस, तो इस एक लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैम के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ आया है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। पहले मैं आपको वीडियो पॉज करके उसे नोट करने को टाइम दे देती हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है, फिर दोबारा से वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो अब इस सवाल को करो। अब इस सवाल को करना है आपको बिल्कुल पहले वाले की तरह, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके 5 नंबर में आते हैं। तो वाह मैम, बहुत सारे मार्क्स आ सकते हैं वैसे तो एक ही क्वेश्चन से, है ना। तो बिल्कुल सही करना है बेटा। क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट ई ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। गिवन है आपको ई नॉट वैल्यूज, इज द सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है मैम, मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के इधर मैम एनोड होता है और सॉल्ट ब्रिज के इधर मैम कैथोड होता है। अगर आपने कैथोड और एनोड निकाल लिया है तो आप उनकी रिएक्शंस भी लिख दीजिए। तो मैम एनोड के ऊपर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, राइट, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैम यहां से क्या होगा, Fe2+ आपको Fe3+ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और मैम जो कैथोड होता है, ये यहाँ पे कैथोड लिख लेते हैं बेटा, नहीं कैथोड इसके नीचे ही लिखते हैं ताकि कैंसिल आउट कर पाए। जब आप कैथोड लिखते हो तो आपके पास में है Ag+, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको Ag सॉलिड मिल जाएगा। तो ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि आपको Q निकालने के लिए नेट सेल रिएक्शन चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और मैम नेट सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, तो यहां भी नहीं आ रहे हैं यार, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, Fe2+ प्लस Ag+ जो है वो आपको दे रहा है Fe3+ प्लस Ag, ये मिल रहा है आपको, यस। तो बेटा अगला स्टेप क्या होता है मैम, अगला स्टेप होता है रिएक्शन कोशेंट निकालना। तो रिएक्शन कोशेंट निकालते हैं भाई। रिएक्शन कोशेंट क्या होगा मैम, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट्स क्या है, Fe3+, तो मैम Fe3+ आयन है, उसके अलावा मैम Ag तो सॉलिड है तो उसकी तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, परफेक्ट। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, बेटा रिएक्टेंट्स में इस बार दोनों ही आयंस है, इसलिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, यहां आ जाएगा Fe2+ प्लस Ag, Fe2+ हो गया इंटू Ag+, ठीक है बेटा, यस।
तो ये आ गया आपके पास में रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है मैम, हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, दैट इज n। तो बेटा आपको पता है कि n की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो यहाँ पर मैम एक ही तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो बेटा इस बार n की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना होता है, ई नॉट ऑफ सेल। तो चलो ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखते हैं कि एनोड जो है वो आयरन वाला है, तो एनोड जो है वो आयरन वाला है, तो बेटा ये आपका एनोड है और मैम ये मेरा कैथोड है, तो कैथोड जो है वो आपका यहां पर है। ठीक है, तो दिस इज योर कैथोड। अब देखो बेटा जो आपको दिए हुए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं भी या नहीं। ठीक है, यस। तो ध्यान से देखो मैम Ag प्लस से Ag जा रहा है, यानी कि Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आपको Ag दे रहा है और इसका बेटा E नॉट वैल्यू आपको 0.8 वोल्ट दिया है और बिल्कुल ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो यानी कि आपके कैथोड का तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। अब आते हैं एनोड पे। एनोड पे देखो भाई, एनोड में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैम Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Fe2 प्लस। तो मैम अगर मैं ये देखूं तो ये भी तो रिडक्शन ही है ना, यस। तो यानी कि मैम ये भी मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है एनोड का। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट। तो भाई कहानी आसान हो गई, मुबारक हो, आपको उल्टा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड फाइंड आउट कर लो, कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। चलो यार 0.8 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कितना है भाई 0.77, तो मैम 0.03 वोल्ट जो है वो मेरा ई नॉट ऑफ सेल आ रहा है। तो इस ई नॉट ऑफ सेल को आपको नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। नर्स्ट इक्वेशन होगी ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 लिख रही हूं बेटा एन लॉग क्यू। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड सेल, ई नॉट ऑफ सेल जो है वो आ रहा है आपका 0.03 वोल्ट। तो यहां लिख दोगे 0.03 माइनस 0.06 बाय 1 लॉग ऑफ क्यू। बेटा कितना आ रहा है क्यू, अब आपको पुट करना है। ठीक है, तो क्यू में सबसे ऊपर आएगा Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। मैम Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ये 0.2, तो बेटा ऊपर लिख दो 0.2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो रिएक्टेंट्स में क्या है Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, तो Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, तो मैम यहां आ जाएगा 0.1 इनटू बेटा और क्या दिया हुआ है देख लो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है 1 मोलर, तो मैम ये आ जाएगी 1। तो बस इसे सॉल्व करना है, तो चलो कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.03 माइनस 0.06 इनटू लॉग 2, इतना ही है। ठीक है, ये आ जाएगा 0.03 माइनस 0.06 इनटू बेटा लॉग 2 जो होता है ना, लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो ये कुछ लॉग की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो दिस इज 0.3, तो ये यहां पुट कर देंगे 0.03 माइनस 6,3 होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 18 और फिर 1 2 3 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.018। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 और 0.012 आना चाहिए बेटा। आई थिंक सो अप्रोक्सीमेटली 0.012 वोल्ट आ रहा है। अगर आपका ई ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि मैम जो रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है बेटा। ये रिएक्शन जो है वो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो बिल्कुल ही अपने आप होगी और आपने जो भी कंसिडर किया है बिल्कुल सही कंसिडर किया है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सीखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक आ गया है। तो चलो यार, अब आपको नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, वो बेटा अब आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो मैक्सिमम ताकि आप एक्सेल करो हर टॉपिक में। अब हम रिलेशन की बात करते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटा एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैम आपको बता देती हैं, दैट डेल्टा जी जो होता है दैट इज इक्वल टू
माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अगर आप डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हो, अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड स्टेट की, सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में है, यू हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, देन दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। मैम यहां पर बाकी चीजें हैं क्या, ये तो लिखवा दीजिए। तो चलिए बेटा, डेल्टा जी नॉट जो होता है दैट इज योर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये है आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट अगर आप यहां पर बात करोगे तो बेटा F जो है वो आपका फैराडे है। फैराडे क्या होता है, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 96500 कूलॉम। तो फैराडे की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, विच इज 96500 कूलॉम। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ई नॉट ऑफ सेल की, तो ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आई थिंक यहां तक तो क्रिस्टल क्लियर है चीजें, कोई इशू नहीं, परफेक्ट। तो बेटा आपने यहां पर एक एक्सप्रेशन लिख दिया कि मैम जो डेल्टा जी नॉट होता है दैट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, तो बेटा ये एक्सप्रेशन जो होता है इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे चीज पूछी जाती है वो मैम बता देती हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हो एक एक्सप्रेशन होता है दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के इक्वल होता है। ये एक रिएक्शन आपको कहां पे कैलकुलेशंस कर रहे हो आप, एट, देखो वैसे तो ये आर टी एल एन क्यू होता है, आप इसको पहले आर टी एल एन क्यू ही लिखो, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो क्यू से नहीं आता, क्वेश्चन जो होता है वो क्यू से नहीं आता, यू हैव टू कैलकुलेट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी होगा इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, हम करते हैं, अगर डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के क्यू होता है, प्लस आर टी एल एन क्यू होता है, और आप यहां पर क्या करते हो, अगर आप एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैम, डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे बेटा डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी कोई भी और टेम्परेचर पे, एसएटीपी कंडीशन पे नहीं, कोई भी और टेम्परेचर या फिर प्रेशर के ऊपर, कोई और कंडीशंस के ऊपर जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी उसे आप डेल्टा जी कहोगे, जैसे कि इसे ई ऑफ सेल कहते थे। सेम उसी तरह से अगर आप डेल्टा जी नॉट की बात करते हो तो उसे कहोगे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, है ना। हाँ मैम, और बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको पता है कि ई ऑफ सेल जो होता है वो 0 होता है, मैंने बताया था, आई थिंक सबको याद है। और मैम ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ये बात हमें पता है, यस। तो बेटा अगर आपको ये पता है तो क्या आप ये चीज यूज करके बता सकते हो कि डेल्टा जी जो होगा वो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अगर ई ऑफ सेल 0 है तो ये वैल्यू 0 है, तो बेटा ये पूरी की पूरी वैल्यू भी तो 0 होगी, बिल्कुल, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 है। देखा, एक एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन ऐसे आ गया। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट निकालो, डेल्टा जी नॉट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये जो होगा ना मैम, ये नहीं होगा 0 के इक्वल, ठीक है बेटा, ये 0 के इक्वल नहीं है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ये वैल्यूज जो है बेटा वो आप इस इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, यस, ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम जो आपका रिएक्शन कोशेंट होता है वो के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है, राइट, यस। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम इसमें डालेंगे तो हमें पता है दैट डेल्टा जी तो 0 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट विच इज माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्या आ गया बेटा, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यस। तो यहां से आप क्या कर सकते हो मैम, इस माइनस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये आया कि नहीं, बिल्कुल आया, यस। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो बेटा, जो आपका ई नॉट ऑफ सेल हो गया दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ
ln के इक्लिबीरियम, ठीक है। तो ये आपका ई नॉट की वैल्यू आ गई विच इज RT अपॉन NF ln के इक्लिबीरियम, राइट, यस। आगे देखो यार, आगे देखो, अभी आप जो पहले पढ़ चुके हो ना वही वाली चीज आने वाली है बेटा। यहाँ पे R जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो हम यूज करते हैं 8.314, ठीक है, जूल्स पर, एक सेकेंड, हम प्रेशर जो है वो हमेशा एटमॉस्फेयर में लेते हैं ना, तो बेटा R की वैल्यू हम 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है बेटा वो आपका हमेशा केल्विन में होता है, उसे आप 273 केल्विन के अराउंड लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो आप N और F तो छोड़ दो, F जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स है 96500 कूलॉम। तो जब आप इस सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका एक्सप्रेशन आएगा फाइनल, दैट विल बी ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन N। नहीं, अभी भी कुछ बाकी है जस्ट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी करना होता है, सीधा ही तो सॉल्व कर रही हूं मैं। तो ln को आप पहले लॉग में तो कन्वर्ट करोगे, यस मैम आपने लॉग में तो कन्वर्ट ही नहीं किया था, यस बेटा, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे, RT अपॉन NF इंटू 2.303 लॉग के इक्लिबीरियम, ठीक है। तो ये 2.303 कब होता है, जब नेचुरल लॉग को log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैम जो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, अब आएगा बेटा आपका ई नॉट ऑफ सेल, सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देना जो जो मैंने बताई हैं, आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा विल बी 0.059 अपॉन N लॉग के इक्लिबीरियम। और ये एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया था, ये एक्सप्रेशन बेटा आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है, यस। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, यस। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने हैशटैग मार्क कर रही हूँ, जो फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ऑन टिप्स होने चाहिए। नर्स इक्वेशन आनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशन पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे ई नॉट ऑफ सेल की क्या वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए, ई ऑफ सेल 0 होता है पता होना चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी 0 होती है पता होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है वो पता होना चाहिए। अब इसके बाद में मैम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करवा रही हैं बेटा। आई एम टेलिंग यू बेटा, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास में एक रिएक्शन है, ए से बी जा रही है, और बेटा जो आपकी दूसरी रिएक्शन है लेटर से वो बी से सी जा रही है, ठीक है। तो ये अगर E1 है एंड लेटर से दिस इज E0 2, इस रिएक्शन का EMF E0 1 है, इस रिएक्शन का EMF E0 2 है, ठीक है। इस रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G0 1 है और इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है डेल्टा G0 2 है, ठीक है। तो आपको अगर एक नेट सेल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो बी से बी कट जाएगा, तो नेट सेल रिएक्शन आपकी ए से सी आ रही है, तो इसका जो ईएमएफ आएगा लेटर से ये E0 3 आएगा, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी वो ये आएगी, ठीक है, यस। तो मान लो कि आपको ये वैल्यूज पता है एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट E0 ऑफ सेल एंड डेल्टा G0 ऑफ सेल। तो मैम क्या करें, सीधा इनको ऐड कर रहे हैं तो ईएमएफ और ईएमएफ को भी ऐड कर देते हैं, कर दें ईएमएफ और ईएमएफ को ऐड। यहां पे बेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है जो मैम आपको नोट करवा रही हैं, और वो नोट क्या कहता है, वो नोट कहता है बेटा दैट EMF वैल्यूज आर नॉन एडिटिव, ठीक है, वेयर एज डेल्टा G0 वैल्यूज आर एडिटिव, ठीक है। मैं आपको प्रूफ देती हूं, मैं आपको समझाती हूं कि अगर आपको कैलकुलेशंस करने आए तो कैसे करोगे। लेटस से कि ये वाली रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, लेटस से ये वाली रिएक्शंस के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं वो N1 है, कुछ N1 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, एंड लेटस से कि ये वाली रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं वो N2 है, एंड लेटस से इस नेट सेल रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हुए हैं वो N3 है। तो मैम यहां से हमें पता है दैट डेल्टा G1 नॉट जो होगा वो -N1F
E नॉट 1 हो जाएगा। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता है, यस। यहां पे डेल्टा जी टू नॉट जो होगा मैम वो -N2FE2 नॉट हो जाएगा, ये भी हमें पता है, अभी पढ़ के आए हैं। ये वाले का डेल्टा जी नॉट 3 जो होगा वो मैम -N3FE3 नॉट हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है, यस बेटा। यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं दैट यू कैन नॉट से दैट E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। नो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ केसेस में ये ट्रू होगा लेकिन हर केस में ये ट्रू नहीं होता। इसलिए आप एक्सप्रेशन को कैसे यूज करोगे, क्योंकि ईएमएफ वैल्यूज एडिटिव नहीं होती हैं, जबकि डेल्टा जी नॉट वैल्यूज जो होती हैं बेटा वो आपकी एडिटिव होती हैं। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो दैट जो प्रीवियस रिएक्शन हमने लिखी है उसके अंदर डेल्टा जी थ्री नॉट जो है वो डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट के इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो अब आप E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -NFE1 नॉट लिखो। यहां पे -NF नहीं, ये E3 होगा ना, हाँ, तो ये E3 हो जाएगा, ये E1 नॉट हो जाएगा, N1 हो जाएगा, ये N3 हो जाएगा, दिस प्लस -N2FE2 नॉट हो जाएगा। ठीक है, यस। तो बेटा यहां से फैराडे 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 तो सब में सेम था मैम, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा माइनस का साइन भी सब में ही था तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, N3 इंटू E3 नॉट इज इक्वल टू N1 इंटू E1 नॉट प्लस N2 इंटू E2 नॉट। तो अगर आपको कभी भी दो रिएक्शंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज बता रखे हो और ईएमएफ वैल्यूज भी बता रखे हो, तो जो आप नेट सेल रिएक्शन के ईएमएफ कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, E3 नॉट विल बी इक्वल टू N1 E1 नॉट N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N3। ये बेटा आपका एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर डेल्टा जी वैल्यूज दी हुई हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड कर दो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो फिर उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यस। इसीलिए जब आप ई नॉट ऑफ सेल भी निकालते हो, तब बेटा आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करते हो। ऊपर वाली रिएक्शन में अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है हाफ सेल में और नीचे वाली में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आप ऊपर वाली में 2 मल्टीप्लाई करते हो, राइट, और फिर आप उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पाते हो। तो वो आप क्यों करते हो, क्यों आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करते हो, क्योंकि बेटा ईएमएफ जो होता है वो नॉन एडिटिव होता है और इसलिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करने की जरूरत होती है। ठीक है, यस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये समझ आया है तो इसके बाद में अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं, तो बेटा यहाँ पे आपका नर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड जैसे भी आपकी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो सब आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका सेशन आपको मिलेगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रोलिसिस। अब बेटा हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ टेक प्लेस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। किसमें होता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ओके, क्लियर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या था, याद है जब हमने गिल्वेनिक सेल पढ़ा था और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था? बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते थे, है ना। NaCl वाला इलेक्ट्रोलाइट था, आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे और अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो कौन सा चार्ज होता है, मैम एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट, यस। तो बेटा वो पूरा का पूरा पार्ट आपको रिवाइज करना है। इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ टेक प्लेस करता है मैम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, तो आपको पता है कि मैम इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक आपके पास में एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये बेटा आपका एक सोल्यूशन होगा मैम, इसी के अंदर एक इलेक्ट्रोड यहां होता है, एक इलेक्ट्रोड यहां होता है। लेट अस से एक एनोड है तो दूसरा जो होगा वो आपका
कैथोड होगा। मैम इसके अंदर जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन ही होता है। ये तो बेटा हमेशा की बात है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे ही होगा। अब आपसे जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात होती है तो बेटा उसके अंदर टेक प्लेस करता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे होता क्या है उसको आपको ध्यान से सुनना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा कि आप सबसे पहले, आपको पता है ना यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, ये बात तो सबको याद है कि एक बैटरी लगी होती है, मैंने बैटरी गलत बना दी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो क्या होता था बेटा, बैटरी लगी होती थी मैम, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, फोर्स देनी पड़ती है कि काम हो पाए, और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो बेटा जब दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो आपके पास में लेटर से यहाँ पे NaCl था, ठीक है, तो Na प्लस था और मैम Cl माइनस था। तो यहाँ पे क्या होता था मैम, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता था वो इलेक्ट्रोड कैथोड पे चला जाता था, और नेगेटिव वाला पार्ट जो होता था वो मैम कहाँ चला जाता था, एनोड पे चला जाता था। तो एक चीज तो आपको हमेशा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही होगी कि जो आपका कटायन होगा वो इलेक्ट्रोड पे जाके कोई रिएक्शन दिखाएगा। लेटर से यहाँ पे वो रिएक्शन दिखाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड के अंदर। सिमिलरली जो आपका अनायन होगा वो क्या करेगा मैम, एनायन जो है वो एनोड के ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा यार, और एनोड के ऊपर जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Cl माइनस जो है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और मैम इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मैम बेसिकली वो इधर जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो यही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस टूटते हैं और वो अपने रिस्पेक्टिव कैथोड और एनोड पे जाते हैं और वहां पे रिएक्शंस होती हैं। तो आपसे यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन से कैथोड या एनोड पे जाएगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले सिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊंगी, फिर आपको क्वेश्चंस दूसरे वाले सॉल्व करना बताऊंगी। अब बेटा इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और हम इनिशियली क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं मैम, हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो इलेक्ट्रोड्स के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा, ये हम लेकर चलते हैं। तो आपके जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो प्लैटिनम, लेड और कार्बन होते हैं, ठीक है, वो प्लैटिनम, लेड और कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है इस चीज को समझते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली समझा दिया है, बट अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ उस चीज को ध्यान रखना। मैम कैथोड की साइड हमेशा कौन जाएगा, एक बात समझ आ रही है कि जो कैटायन होगा आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा, वो कहां जाएगा मैम, इधर जाएगा, ठीक है। और मैम रिड्यूस होगा, रिडक्शन होता है ना उसका, यस। और बेटा जो आपका अनायन होता है, यानी कि मैम जो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो कहां जाता है, एनोड के ऊपर। वो कहां जाता है बेटा, एनोड के ऊपर, और मैम उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब बेटा होता क्या है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कटायंस हैं वो एक से ज्यादा हों। अगर मान लो दो अलग अलग कटायंस हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक H+ है और लेटर से एक Mg2+ है। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो आयंस प्रेजेंट है तो इन दोनों आयंस में से कोई एक ही आपका कैथोड पे जा सकता है, क्योंकि एक ही रिडक्शन कर सकता है। ये बात हमें समझ आ रही है, यस। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों में से कौन जाएगा, इन दोनों में से बेटा कौन जाएगा ये नहीं पता। तो ये कैसे पता लगता है कि इन दोनों में से कौन जाएगा, चलो सोचते हैं मैम। यहां पे बेटा जब आप ये जानना चाहोगे कि जब दो आयंस हैं और उन दोनों में से कौन सा रिडक्शन करेगा, तो आपको पता है मैम रिडक्शन कौन करना चाहता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो बेटा इसीलिए आपके सामने ये एक प्रेफरेंशियल सीरीज होती है और ये बताती है कि कैथोड के ऊपर अगर दो या दो से ज्यादा आयंस है तो कौन रिडक्शन करेगा। तो जो जितना ज्यादा नीचे होगा बेटा उसका उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा और वो उतना ही ज्यादा कैथोड के ऊपर जाकर अपना रिएक्शन करेगा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो इंक्रीज होता है एज वी मूव टॉप टू बॉटम। तो अगर आपके पास में H+ और Mg2+ दो ऑप्शंस हैं तो आपको पता लग रहा है कि मैम Mg तो यहां पर है
और मैम हाइड्रोजन यहां पर है, तो Mg और हाइड्रोजन में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? हाइड्रोजन का। तो इसलिए आपका हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाएगा और क्या रिएक्शन करेगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन और गैस देके निकल जाएगा। तो बेटा जब भी दो या दो से ज्यादा आयंस होंगे तो यू हैव टू रेफर टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड फाइंड आउट कि कौन नीचे आ रहा है। जो जितना ज्यादा नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा है, वो उतना ज्यादा कैथोड पे जल्दी जाके प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कटायन की बात। अगर आप अनायन की बात करो तो अनायन की भी एक प्रेफरेंशियल सीरीज होती है और वो प्रेफरेंशियल सीरीज बस इतनी सी है, इतने में ही आपको सारा का सारा सोल्यूशन निकालना है बेटा। अगर आपके पास में कोई भी ऑप्शन हुआ तो ये होती है इसकी प्रेफरेंशियल सीरीज। जैसे कि अगर आपके पास में Cl- और OH- दो अनायंस हैं तो एनोड के ऊपर कौन ऑक्सीडेशन करेगा? जो आगे है वो एनोड के ऊपर जाके ऑक्सीडेशन करेगा। यहां पर Cl- आगे था तो Cl- जाके अपना ऑक्सीडेशन करेगा, Cl- हाफ Cl2 गैस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एनोड पे Cl2 गैस बन जाएगी। तो ये होता है आपका अनायंस की प्रेफरेंशियल सीरीज और ये होती है बेटा आपके कटायंस की प्रेफरेंशियल सीरीज। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, मैं इसीलिए आपको बार बार बता रही हूं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आएगा। इमेजिन कि मैंने आपको एक एक्वस NaCl सोल्यूशन दिया। एक्वस का मतलब होता है दैट यू हैव सॉल्वेंट एज वाटर। पानी के अंदर आपका NaCl मिक्स है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में Na+ और Cl- दो आयंस हैं। NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है, यस। और बेटा आपके पास वाटर भी है तो यानी कि वाटर भी तो डिसोसिएट होगा। तो मैम H+ और OH-। आपको पता है इन दोनों में से कोई एक कैथोड पे जाएगा और रिएक्शन करेगा और इन दोनों में से कोई एक एनोड पे जाएगा और रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा कैथोड पे जाएगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है। अगर आप सोडियम और हाइड्रोजन में से देखोगे बेटा तो सोडियम तो बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन बहुत नीचे है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो मैम हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाएगा और क्या बना देगा? H2 गैस, है ना बेटा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा तो भाई H2 गैस बनेगी, क्लियर है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से देखोगे तो OH- और Cl- में से आगे कौन था? मैम Cl- था, तो बेटा Cl- जाएगा, रिएक्शन करेगा और आपको Cl2 गैस प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, अब ये दोनों तो चले गए, आपके सोल्यूशन में अभी तक क्या प्रेजेंट है? मैम मेरे सोल्यूशन में Na+ भी प्रेजेंट है और OH- भी प्रेजेंट है। तो जो आपका सोल्यूशन है वो बेटा किसका बन गया? NaOH का सोल्यूशन बन गया। और अगर NaOH का सोल्यूशन है तो यानी कि दिस इज बेसिक इन नेचर और इसीलिए आपका सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। यही लिखा है द pH ऑफ द मीडियम वुड इंक्रीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे उसका pH इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बेस का pH ज्यादा होता है। एंड द मीडियम वुड बी एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, चलो ये तो मैंने कराया, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन खुद करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक्वस CuSO4। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने प्रेफरेंशियल सीरीज बताई है उसको यूज करना। ठीक है, एक्वस का मतलब है मैम H+ और OH- तो होंगे ही होंगे। उसके बाद में आपके पास CuSO4 है तो मैम CuSO4 भी लिख देते हैं, Cu2+ प्लस SO4 2-। अब आपको देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+ और Cu2+ में से नीचे कौन है, उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और अगर आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे बेटा तो कॉपर 2+ जो होता है वो ज्यादा नीचे होता है, तो वो कैथोड पे जाएगा इस बार और अपनी रिडक्शन कराएगा। क्या रिएक्शन करेगा? Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर सॉलिड। कोई इशू? तो यहां पर इस बार आपके कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? कॉपर सॉलिड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इस बार आपका OH- जो है वो जाएगा और अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड। और बेटा 4OH- जो होता है वो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2+
2H2O देता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन आज बता रही हूं, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। और यहां पे ये पता होना चाहिए कि OH माइनस जो होता है वो O2 गैस देता है। वो क्या देता है? O2 गैस देता है। तो इस बार आपके एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? O2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, यस। तो यानी कि मैम कैथोड पे कॉपर सॉलिड बनेगा और एनोड पे O2 गैस लिबरेट होगी। आपके सोल्यूशन का नेचर क्या होगा? मैम मेरे सोल्यूशन में H और SO4 प्रेजेंट है, यानी कि H2SO4 बनेगा और ये एक एसिड है, तो यानी कि एसिडिक होगा नेचर के अंदर। यही यहां पे लिखा है, व्हेन aqueous CuSO4 is electrolyzed the medium turns acidic and the pH decreases during the electrolysis। ठीक है, कोई इशू नहीं, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल है बेटा, इसको अब आप खुद करो तो आपको और समझ आएगा। एक्वस AgNO3, तो मैम एक्वस है तो H प्लस होगा और OH माइनस होगा, मैम Ag प्लस होगा और NO3 माइनस होगा। ठीक है, तो सोच लो, फिर से देख लो बेटा, H प्लस और Ag प्लस में से नीचे कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन है? Ag है बेटा नीचे, तो Ag अपना रिडक्शन कराएगा तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आपको Ag सॉलिड दे देगा। ये होगी रिएक्शन। अगर आप OH माइनस और NO3 माइनस में से देखोगे तो आपका OH माइनस जो है वो फिर से जाएगा एनोड के ऊपर और आपकी O2 गैस लिबरेट होगी। रिएक्शन आप लिख चुके हो बेटा, लास्ट वाली वही है, तो मैम O2 गैस लिबरेट होगी। तो पीछे बेटा आपके पास में सोल्यूशन में क्या बच गया? H प्लस बच गया और मैम NO3 बच गया, यानी कि बेटा HNO3 बन गया। और आपको पता है ना HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मैम ये सोल्यूशन भी एसिडिक होगा नेचर के अंदर। तो आप तीन चीजें समझ पाते हो, सोल्यूशन का नेचर, एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व करना होगा। ठीक है, यस। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लो यार, नहीं, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ एक आधी चीज और बता देते हैं। अभी तक जितने भी हमने चीजें की थी, हमने जो इलेक्ट्रोड्स थे वो क्या लिए थे? मैम हमने कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रोड्स जो थे वो इनर्ट थे, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर बेटा आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कॉमन आ जाए तो क्या होगा? अब इसकी बात करते हैं। मान लो मैंने बोला AgNO3 सोल्यूशन एंड आपके पास में Ag इलेक्ट्रोड है, मतलब कि जिसका सोल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड है, जिसका सोल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड है बेटा। तो उसमें क्या होगा? मैम जिसका सोल्यूशन होगा उसी का इलेक्ट्रोड होगा, तो फिर बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, Ag प्लस का ही चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक्वस सोल्यूशन है आपके पास में, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, H प्लस हो OH माइनस हो, कुछ भी हो, जिसका इलेक्ट्रोड होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो आप क्या कहोगे? मैम यहाँ पे Ag का ही रिडक्शन होगा। ठीक है, यही कैथोड पे जाएगा चाहे कुछ हो जाए। और एग्जाम्पल देते हैं, लेट अस से कि आपने, एक और एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट है बेटा। सेकंड बोलता है कि अगर आपने NaOH सोल्यूशन का, एक्वस NaOH सोल्यूशन का, NaOH सोल्यूशन है और आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया है। किसका इलेक्ट्रोड लिया है? मरकरी का इलेक्ट्रोड लिया है। अगर आप एक्वस NaOH सोल्यूशन लेते हो और आप मरकरी का इलेक्ट्रोड लेते हो तो बेटा हमेशा फिक्स्ड होगा कि Na विल बी रिड्यूस्ड, हमेशा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सोडियम होता है ना सॉलिड, वो इस मरकरी के साथ सोडियम अमेल्गम फॉर्म कर लेता है NaHg, और ये बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक, वो आपको याद रखनी है कि अगर सोडियम का कोई सोल्यूशन आया और आपने मरकरी का इलेक्ट्रोड ले रखा है तो फिर आपका सोडियम ही इलेक्ट्रोलाइज होगा, रिडक्शन होगा सोडियम का ही, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रिडक्शन पोटेंशियल मत देखना, सीधा आंखें बंद करके सोडियम का रिडक्शन कर देना। तो ये होते हैं आपके रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर इतना क्लियर है तो अब आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को रिवाइज करवा देगा। तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद ट्राई करना, फिर मेरा अप्रोच देखना। तो ये क्या कहता है कि आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है कि आपके पास में एक्वस AgNO3 सोल्यूशन है, लेकिन आपके पास में Ag का ही इलेक्ट्रोड है। मैम जिसका इलेक्ट्रोड होता है अगर वो ही है तो उसी का रिडक्शन होगा, कुछ भी कर लो, यानी कि बेटा आपके कैथोड पे Ag ही बनेगा, Ag सॉलिड ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
प्रोडक्ट में देखो बेटा NO3 या फिर OH माइनस, मैम OH माइनस जाएगा, समझ आ रहा है बेटा? यस। तो बेटा यहाँ पे आपकी O2 गैस ही बनेगी, जब OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस बनती है। यस। पीछे बेटा आपके पास क्या रह जाएगा? HNO3 रह जाएगा। HNO3 मतलब मैम एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो मैं यहाँ बना के बता देती हूँ। ये रहा H प्लस OH माइनस, ये होगा Ag प्लस और ये होगा बेटा NO3 माइनस। मैंने बोला था अगर आपका Ag का ही इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब है कि प्रेफरेंशियली यही जाएगा, फिर तो आंखें बंद करनी है, इलेक्ट्रोड देखना ही नहीं, रिडक्शन देखना ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी ही नहीं, सीधा इसका रिडक्शन होगा। इन दोनों में से मैम मुझे पता है कि OH माइनस का रिडक्शन होगा। क्लियर है बेटा? पीछे सोल्यूशन में क्या रहा? H और NO3 यानी कि HNO3। HNO3 क्या है? एसिडिक, और इसीलिए मैम ने वहां लिख दिया एसिडिक इन नेचर। क्लियर? कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक्वस AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब अगर बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आ जाए आपके पास में तो क्या होगा? अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैम अभी भी वही चीज है बेटा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं आया आपको। जब एक्वस AgNO3 है और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो फिर भी मैम H प्लस और Ag में से तो Ag ही रिडक्शन कर रहा है, तो मैम यहाँ पे भी Ag सॉलिड ही बनेगा, कोई इशू नहीं है, Ag सॉलिड ही बनेगा। राइट? यस। और बेटा NO3 और OH माइनस में से मैम OH माइनस ही जाएगा, तो यहाँ पे भी O2 गैस ही बनेगी और ये भी एसिडिक ही होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी लकीली नीचे ही था। लेकिन अगर किसी का ऊपर होता बेटा तो फिर वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो PbCl2 है आपके पास में और आपके पास में एक्वस सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोड है, तो यानी कि बेटा आपके पास में यहाँ पे Pb2 प्लस है, H प्लस है और आपके पास में Cl माइनस है और OH माइनस है। इसमें तो मैम मुझे पता है Cl माइनस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैम एनोड के ऊपर तो Cl2 गैस बनेगी, तो यहां लिख दो बेटा Cl2 गैस। Pb2 प्लस और H प्लस में से आपको दिखा देते हैं, Pb2 प्लस और ये रहा। अब देखो बेटा यहां पे है आपका हाइड्रोजन और बिल्कुल इसके ऊपर है Pb, यानी कि मैम हाइड्रोजन Pb के नीचे है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना? यस। तो बेटा आपके हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, तो मैम हाइड्रोजन गैस जाएगी, तो बेटा आपके कैथोड के ऊपर H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है? और पीछे क्या रह गया मैम? पीछे रह गया बेटा PbOH, यानी कि जो आपका सोल्यूशन होगा वो थोड़ा बहुत बेसिक इन नेचर होगा, जो आपका सोल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को करना है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहती हूँ, जो हमने ऊपर छोड़ दिया है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? मान लो कि आपको यहां पर बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट यू हैव कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको कॉपर सॉलिड दे रहा है। ठीक है? इफ 6 फैराडे चार्ज इज पास्ड, मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म्ड इज। तो मैम अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमें कैसे करने हैं, मैं आपको बेटा वो सिखा रही हूं। यू नो दैट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 96500 कूलॉम्ब होता है ना बेटा? ये बात क्लियर है? यस। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैराडे निकालने हो तो आप क्या कहोगे? दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे ना, ये 1 फैराडे के इक्वल होता है। 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने फैराडे हैं वही आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। 1 मोल चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी इक्वल टू 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी इक्वल टू 3 फैराडे। तो यानी कि आई कैन से जो नंबर ऑफ फैराडेज होंगे दैट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो मैं यहां पे लिख देती हूं क्यों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 3 फैराडे। ये बात समझ आ रही है? यस। नंबर ऑफ फैराडेज कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको नंबर ऑफ फैराडेज निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे? देखो, नंबर ऑफ फैराडे
विल बी इक्वल टू, जितना भी आपको चार्ज दिया है उसको डिवाइड कर दो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, यानी कि Q वेयर इट इज इक्वल टू चार्ज विल डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, जितना भी चार्ज होगा आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने फैराडे हैं। मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेटा, यस क्लियर है आपको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू जो भी चार्ज दिया है दैट अपॉन 96500 कूलम। तो मैंने आपको इतनी चीजें क्यों बताई, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर बेटा आपने नंबर ऑफ फैराडेज निकालना सीख लिया, अगर आपने नंबर ऑफ फैराडेज निकालना सीख लिया, उसके बाद में कहानी बहुत आसान हो जाएगी। जो हम फैराडेज लॉ पढ़ने वाले हैं वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे अगर आपको नंबर ऑफ फैराडेज निकालने आते, ठीक है। तो चलो अब निकाल के देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको नंबर ऑफ फैराडेज दिए हुए हैं 6 फैराडे। इस बार तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यू आर गिवन कि कितने नंबर ऑफ फैराडेज हैं, इट इज 6 फैराडे। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर 6 फैराडे चार्ज पास हुआ तो कितने मोल्स ऑफ कॉपर सॉलिड फॉर्म हुए, ठीक है। इसी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर बेटा आपके नंबर ऑफ फैराडेज 6 हैं, 6 फैराडे यानी कि 6 इंटू 96500 कूलम, 6 फैराडे का मतलब है 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये वाली चीज को हम क्या कह सकते हैं, दैट वी नो दैट नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आपके 6 हैं नंबर ऑफ फैराडेज तो यानी कि यही आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। रिएक्शन बेटा आपको दी है, उस रिएक्शन को लिख लो, ये वाली रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू Cu सॉलिड। अगर आप इस रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट में जैसे हम स्टडी करते थे उस तरह से देखो तो आप क्या कहोगे, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो 1 मोल कॉपर बनता है। ये बात समझ आ रही है, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो 1 मोल कॉपर बनता है, राइट। तो लिख लो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज्ड गिव्स यू 1 मोल कॉपर। आपने अभी फाइंड आउट किया बेटा कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 6 फैराडे यूज हुए थे, यानी कि मैम 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए होंगे। तो बेटा अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर सॉलिड देते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना कॉपर सॉलिड देगा, 1 अपॉन 2 मोल कॉपर सॉलिड देगा। और बेटा 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना कॉपर सॉलिड देंगे, मैम 6 मोल इलेक्ट्रॉन 6 अपॉन 2 विच इज 3 मोल कॉपर सॉलिड दे देंगे। कितना आसान था, कितना आसान था बेटा। क्या करना है, बस हमेशा याद रखना कि आपको किसी भी तरह से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। अगर आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसके बाद में तो बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट में जैसे हम यूनिटरी मेथड यूज करते थे ना, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। इजी था, इजी था बेटा। अगर इजी था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो 2 मिनट वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, तो फिर सारी की बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, ये वही है बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरा मैं पढ़ाऊंगी, अभी आप यहां पर समझ सकते हो कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 मोल क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। मोल कॉन्सेप्ट याद होगा सबको, एवोगैड्रो नंबर इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी जो मैंने आपको वहां पे 1 फैराडे की वैल्यू बता दी। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, उन सब का चार्ज कितना होगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो एक के चार्ज से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी विच विल बी 96500 कूलम। तो ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फैराडे। जितने नंबर ऑफ फैराडे हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ठीक है।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। एक क्वेश्चन करते हैं आज, इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस कल करेंगे बेटा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी करेंगे, अब मैं आपको दिखा देती हूं। क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव 96.5 एम्पियर ऑफ करंट। मैम मेरे को करंट दिया हुआ है आई, आपको बेटा करंट दिया हुआ है आई विच इज 96.5 एम्पियर ऑफ करंट वॉज पास्ड थ्रू मोल्टन NaCl, ठीक है, NaCl में से आपने पास किया फॉर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। बेटा आपको ना टाइम भी दिया हुआ है विच इज 1 मिनट 40 सेकेंड्स। अगर आप टोटल सेकेंड्स देखोगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, हाँ मैम, तो बेटा 60 प्लस 40 विच विल बी इक्वल टू 100 सेकेंड्स। कोई दिक्कत नहीं मैम, तो बेटा टोटल 100 सेकेंड्स आपके पास टाइम आ गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड, आपको फाइंड आउट करना है कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ एट द कैथोड, यानी कि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है वो बताना है, और आपको Cl2 की वॉल्यूम भी बतानी है जो एनोड पे बनेगी। कर लेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। अगर मैं कैथोड पे सोडियम वाली रिएक्शन लिखूं तो मैम क्या होगी, मैम सोडियम का कैथोड पे तो रिडक्शन ही होगा ना, यस, तो मैम लिख दो Na प्लस इलेक्ट्रॉन जो आपको Na सॉलिड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप एनोड पे रिएक्शन लिखोगे क्लोरीन की तो मैम ऑक्सीडेशन होगा, तो Cl माइनस विल गिव यू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यही होगा। इतना ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब आपको ना कैसे भी करके आपसे पूछा है कि ये कितना बना और ये कितना बना, आपको समझ आ रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है कि यार कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए। अगर आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर फाइंड आउट कर लिया फिर तो मैम यूनिटरी मेथड है। आपको पता है थोड़ी सी फिजिक्स यूज, फिजिक्स में हम जब चार्ज कैलकुलेट करते थे, जब हम फिजिक्स में चार्ज कैलकुलेट करते थे, चार्ज Q से रिप्रेजेंट होता है और वो किसके इक्वल होता था, I इंटू टी। I क्या होता है, करंट, T क्या होता है, टाइम। अगर आप यहां पर करंट देखो तो आपको 96.5 एम्पियर दिया हुआ है, और बेटा अगर आप टाइम देखो तो आपको 100 दिया हुआ है, यानी कि आपके पास 9650 कूलम्ब चार्ज है। अगर आपके पास चार्ज है, कितना चार्ज है अपॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, वही तो देता है आपको नंबर ऑफ फैराडेज। मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू जो भी चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, यस। तो दिस विल बी इक्वल टू 9650 डिवाइडेड बाय 96500, यही है। तो बेटा आपके नंबर ऑफ फैराडेज कितने आ गए, मैम नंबर ऑफ फैराडेज आ गए 0.1। अब क्या था मैम, जब हम नंबर ऑफ फैराडेज निकाल लेते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फैराडेज को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखना होता है, तो यानी कि जो आपके नंबर ऑफ फैराडेज आए दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं भाई, मैम 0.1। अगर आपके पास में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सोडियम सॉलिड कितना डिपॉजिट हुआ, बिल्कुल। अब तो बहुत ही आसान हो गई कहानी। देखो यार, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो मैम 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होता है, तो जब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा तो 0.1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा। अगर आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स हैं तो क्या आप मास ऑफ सोडियम फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल। मास ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू जो भी उसके मोल्स हैं इनटू मोलर मास ऑफ सोडियम विच इज 23। तो मैम कितना मास डिपॉजिट हुआ, 2.3 ग्राम्स। कितना मास डिपॉजिट हुआ, 2.3 ग्राम्स। कितना आसान था। आगे देखो, नेक्स्ट उसने पूछा था कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, फाइंड आउट कर लिया। कितनी Cl2 गैस लिबरेट हुई, अरे बहुत आसान है यार। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हाफ मोल Cl2 आती है, लिख लो। व्हेन 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मैम 1/2 नहीं, व्हेन 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो मैम 1/2 मोल Cl2 होता है। तो मैम जब 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.1/2 मोल Cl2 लिबरेट होगी।
और जब गैस के मोल्स आपके पास होते हैं तो बेटा वॉल्यूम ऑफ Cl2 कैसे आता है? वॉल्यूम ऑफ Cl2 कैसे आता है बेटा? ये मोल कॉन्सेप्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनटू 22.4 लीटर्स, तो मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स which is 0.1/2 into 22.4 which is 11.2, तो 1.12 लीटर्स जो है वो आपकी Cl2 गैस लिबरेट हुई होगी। ठीक है, तो मैम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइट, एक सोल्यूशन था जिसके अंदर से आपने इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया। आपको करंट दिखा, आपको टाइम दिखा। आपने कहा मैम करंट और टाइम दिखते ही सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो यहां पे स्टेप 1 था वो क्या था? कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q विच इज इक्वल टू I इंटू टी, जहां पे I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। ये पहला स्टेप था। हाँ, स्टेप 2 क्या था आपका? आपने जैसे ही चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ये देखो चार्ज कैलकुलेट किया, आपने नंबर ऑफ फैराडे निकाले। कितने नंबर ऑफ फैराडे हैं? तो मैम सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ फैराडे। कैसे नंबर ऑफ फैराडे कैलकुलेट किया? विच इज इक्वल टू जो भी चार्ज आया है दैट डिवाइडेड बाय 96500 कूलॉम। नंबर ऑफ फैराडेज आ गए। ठीक है, जैसे ही आपने नंबर ऑफ फैराडेज निकाल लिया, उसको आपने किसके इक्वल कर दिया? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यस मैम। तो यानी कि आपका जो स्टेप 3 था उसमें आपने क्या किया? मैम हमने कहा कि जो भी नंबर ऑफ फैराडेज हैं दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके उस प्रोसेस में यूज हुए हैं। तो मैम ये हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो जैसे ही आपने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद तो मैम कैथोड और एनोड वाली रिएक्शंस के साथ बस यूनिटरी मेथड से इक्वेट करके आंसर निकाल दिए, बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट की तरह। तो बहुत आसान है। जो आपका स्टेप 4 था वहां पे आपने क्या किया? यूज्ड द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फाइंड आउट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। ठीक है, तो आसान था, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो आपको यहां पर कोई भी दिक्कत आएगी। तो ये 4 स्टेप बेटा अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैम ने आपको करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो फिर आपका अब होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है दैट 4.25 एम्पियर ऑफ करंट वाज पास्ड फॉर 1 मिनट थ्रू प्योर वाटर, फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए मैम आपको सिर्फ हिंट दे रही हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H+ और OH- बनता है। तो बेटा जो H+ होता है वो कैथोड पे जाता है। ठीक है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? H+ प्लस इलेक्ट्रॉन जो आपको हाफ H2 गैस देगी, और OH- का ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड पे जाएगी, और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? 4OH- जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 प्लस 4H2O देगी। एक सेकेंड, हाँ, तो वो आपको 2H2O देगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यस। तो आपसे क्या बोला गया है कि इतना करंट पास हुआ इतने टाइम के लिए, और आपको बताना है कि टोटल कितनी गैस इवॉल्व हुई है। अगर आप कैथोड और एनोड दोनों पे देखो तो यहाँ पे O2 गैस लिबरेट हो रही है और यहाँ पे H2 गैस लिबरेट हो रही है। तो आपको टोटल H2 कितना लिबरेट हुआ है वो बताना है। टोटल H2 और O2 मिलाकर कितना लिबरेट हुआ है वो आपको बताना है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब क्या करोगे? मैम करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ फैराडे निकाल लो, चार्ज निकाल लो, नंबर ऑफ फैराडे निकाल लो। नंबर ऑफ फैराडे निकाल के मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कर दो। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें यूज करो H2 कितनी बनी ये देखो, इसमें यूज करो O2 कितनी बनी यूज करो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है और अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बेटा आपको ट्राई करने
हैं। ठीक है, आगे जितना भी टॉपिक रह गया है वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक बहुत इंफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो बच्चे ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है यार। तो यस, लेक्चर तो बीच बीच में इंटरेस्टिंग होते ही रहेगा, डोंट वरी बेटा, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, तो अगर आप कभी भी थोड़ा भी डीमोटिवेटेड फील करते हो तो बेटा बस अपने आप को बूस्ट अप करो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, मे बी आपको गाने सुनना पसंद होगा या मे बी आपको किसी से बात करना पसंद होगा, तो 5 मिनट अपना ब्रेक लो, टॉक टू देम, जबरदस्ती मत पढ़ना। आई नो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, जब मैं आपकी जगह थी तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैं भी ऐसी थी, मतलब मैं भी पढ़ पढ़ के परेशान हो जाती थी। तो आपको ब्रेक लेने की भी जरूरत है, तो जब आपको लगे कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए तो बच्चा टेक अ ब्रेक। ठीक है, यू टेक अ ब्रेक, आप गाने सुन लो, किसी से बात कर लो, मम्मा से बात कर लो, पापा से बात कर लो, बस अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करना एंड चिल होकर सारी चीजें करना। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। शायरी तो मेरे को नहीं आती है, ठीक है लेकिन हाँ, जैसे मैंने एक गाना गाया था, वैसे मैं गाना भी नहीं गाती हूँ, बट क्योंकि आपको चाहिए कि मैम गाना गाए, तो मैम गाना गा रही है, मैम गाना गा रही है, कौन सा गाना गाएगी मैम? मुझे ना गाने भी तो नहीं आते, क्या गाएं क्या गाएं क्या गाएं? चलो आपके लिए ना एक शायरी बोल देती हूँ, मैं शायरी देख लेती हूँ, गाने से बेटर है शायरी बोल दें। ठीक है, तो चलो मेरे को एक बार देखने दो, मैं शायरी बोल देती हूँ आपके लिए। ओके, क्या शायरी बोलेंगी मैम? हाँ ठीक है, ये तो मेरे को लग रहा है आप सबको मैच करेगी। इतना आजकल इतना इंस्टाग्राम चलाने लगी हूँ, आजकल इतना इंस्टाग्राम चलाने लगी हूँ कि फेसबुक की पोस्ट पे भी डबल क्लिक करने लगी हूँ तो बेटा मुझे ना ऐसी शायरी और लाइंस आती हैं जो मैं देख के बोल देती हूँ, तो आई एम ट्राइंग, तो मेरे को थोड़ा अप्रिशिएट ही करना यार, मेरे को मेरा मजाक मत उड़ाना, ठीक है ओके और बेटा पढ़ाई करते रहना अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर।